हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे यूपी स्पेशल की घटना चक्र शॉर्ट नोट्स, जिसके हैंड रिटन नोट्स आपके तैयार हैं, क्योंकि आपका आगामी परीक्षा 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है और 22 दिसंबर को आरओ का प्रीलिम्स है, जहां पर यूपी स्पेशल के अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। वो भी स्टैटिक प्रश्न आते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। और जिसके लिए सबसे बेस्ट बुक होती है आपकी घटनाचक्र पूर्वालोकन, जो 8 वॉल्यूम में आती है, जिसमें यूपी प्लस यूके अर्थात कि उत्तराखंड दोनों का आता है। तो हमने यहाँ पर केवल यूपी वाले सेगमेंट को कवर किया है, और जो हैंड रिटन नोट्स में टोटल 30 पेजेस में कवर है। इससे क्या होता है कि बुक को पढ़ने की अपेक्षा आप यहाँ नोट्स के माध्यम से जल्दी सारे चैप्टर पढ़ लेते हो, चाहे उत्तर प्रदेश का इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति हो, कृषि हो, एग्रीकल्चर हो, सेंसस हो, या फिर जो सांस्कृतिक महत्व की चीजें होती है, नृत्य, मेले, संगीत, इन सभी चीजों को आप इजीली कवर कर लोगे। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कवर किए थे, और आज ये हमारा 4th लेक्चर होगा, जिसमें आज ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ा था इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स में, पॉइंट वाइज। इसमें किताब के अंतर्गत जो आपकी थियरी दी होती है चैप्टर के आगे, और साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज होते हैं उनकी जो व्याख्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें इंक्लूड की जाती है। और जरूरत पड़ने पे कुछ अपडेट पॉइंट भी होते हैं, उसे भी इंक्लूड करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 में, कि यूपी में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। और इसके बाद आज हमें यहां से पढ़ना है पॉइंट नंबर 17 से। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इसकी पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि एक पेड पीडीएफ रहेगी। वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, या फिर मैं डिस्प्ले पर लिख देता हूँ 8527594636। इस पर आप ओनली व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, कॉल वगैरह का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप पर ही आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने, हम जो चैप्टर को पढ़ रहे थे सांस्कृतिक नृत्य संगीत शैली, उसमें आज हमारा जो अगला पॉइंट है कि यूपी की एक विशिष्ट नृत्य शैली क्या है, कथक है दोस्तों। और इसके अगर बारे में हम बात करें तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह साहब। इन्होंने कथक के संरक्षण के रूप में भी भूमिका निभाई और कला में भी प्रवीण थे। और इसके 2 महत्वपूर्ण घराने होते हैं, एक लखनऊ और एक बनारस। इन दोनों ही जगह से कथक बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि कथक के बारे में बात करेंगे तो लच्छू महाराज हो गए, बिंदादीन हो गए, और बिरजू महाराज हो गए, ये सभी लोग कथक को जो है कि प्रसिद्ध कर रहे थे, और इनको संरक्षण दिया गया नवाब वाजिद अली शाह जी के द्वारा। देखा जाए तो सबसे पहले हमारे यहाँ ठुमरी गायन जो है कि शुरू हुआ, गायन। और गायन की पद्धति नृत्य के बिना अधूरी लग रही थी, इसीलिए यहाँ पर नृत्य को भी साथ में इंक्लूड किया गया, और ठुमरी के साथ जो नृत्य को इंक्लूड किया गया उसका नाम था कथक। इसीलिए भारत में उत्तर प्रदेश में कथक का विकास हुआ। फिर आगे पूरे भारत में जो अलग अलग रीजनल सेंटर बनाए जाते हैं, कल्चरल सेंटर, उसमें उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र आपका जो कि 1986 में एस्टैब्लिश किया गया था, इलाहाबाद में है। पूरे वर्तमान भारत में 7 सांस्कृतिक केंद्र है, जिसमें से एक हमारे यूपी में भी है। और यूपी का जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है, जो किसको समर्पित है, हमारे गुरु व्यास जी को समर्पित है। ऋषि थे ये, ठीक है। बताइएगा वेद व्यास जी ने कौन सा एक महाकाव्य लिखा है, रामायण या महाभारत या गीता? मैंने ऑप्शन दे दिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और भारत में, मतलब जो हमारे उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, तो वेद व्यास ऋषि जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बहुत सारे लोग इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मानने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो अलग है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है वो हिंदुओं के लिए तो है ही है, साथ ही साथ बौद्ध धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों धर्म के लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट मनाते हैं। और जिस प्रकार से आपके क्षेत्रीय जो मेले लगते हैं, जैसे अगर आप देखोगे बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, जो पशुओं से संबंधित है, या फिर शाकुंभरी देवी का मेला वहां लगता है आपके सहारनपुर में, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। ठीक इसी प्रकार से एक मुड़िया पूर्णिमा मेला भी लगता है, जो पूर्णिमा के दिन लगता है, लेकिन मुड़िया नाम से जाना जाता है। और इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है गोवर्धन मथुरा के वृंदावन में होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही सामान्यता होता है, जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा होती है उसी समय में। यूपी में कौशाम्बी जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी में क्या था, महात्मा बुद्ध भी बहुत लंबे समय तक रहे थे, और जैन धर्म का विकास भी वहां पर कुछ हद तक हुआ था। इसीलिए कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास है, इसमें सामान्यतः बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल के रूप में मान लिया जाता है। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर एक मेला लगता है, जिसको हम लोग बाराबंकी में जानते हैं, और इसी को देवा शरीफ का मेला भी कहा जाता है। तो इसका यह भी नाम है देवा शरीफ का मेला। फिर यहाँ पे कुछ मेले हैं और जिले हैं, जैसे इनसे संबंधित गोविंद साहब मेले की बात करें तो आजमगढ़ या अंबेडकर नगर आप इसे कह सकते हो। कैलाश मेला की बात करेंगे तो आगरा हो जाएगा। सैयद सालार मेला बहराइच हो जाएगा। और शाकुंभरी देवी का मेला ये आपका सहारनपुर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से कुछ ऐतिहासिक मेले हैं, स्थान क्षेत्र हैं।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जल विहार का मेला एक होता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बटेश्वर का मेला होता है पश्चिमांचल यानी आगरा के क्षेत्र में, और शुक्रताल का जो मेला होता है ये मुजफ्फरनगर में लगता है। बलदेव छठ का मेला आपके जेवर नोएडा में लगता है। अब यहाँ पे आपको अंतर क्या करना जो इंपॉर्टेंट है, देखिए जनरली आप लोग पूर्वांचल या पश्चिम के क्षेत्रों के मेले को याद कर लेते हैं, नृत्य को याद कर लेते हैं, लेकिन अक्सर आप क्या करते हैं कि बुंदेलखंड का जो रीजन होता है उसको छोड़ देते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, बार बार प्रश्न बुंदेलखंड से उठाता है, चाहे वो आपका घोड़ा नृत्य हो गया, पाई डंडा नृत्य हो गया, या फिर किसी प्रकार का जो है कि आला उदल की वीर गाथा कहानी हो गई, या फिर बुंदेलखंड में प्रसिद्ध जो जल विहार का मेला है इसको। तो आप लोग जल विहार मेले को इग्नोर मत करना। और बलदेव छठ को जरा याद रखना, ये कहीं ऐसा ना हो आप सोचो कि कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलदेव था तो हम मथुरा लगा दें ऑप्शन, नहीं, नोएडा होना चाहिए इसका ऑप्शन। नोएडा ना आएगा तो आपके सामने गौतम बुद्ध नगर भी आ सकता है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत ही, गौतम बुद्ध नगर एक जिला है जिसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों आते हैं। यहाँ पे फिर एक और मेले स्थान है, जैसे नवचंदी मेला जो आपके मेरठ में लगता है, कालिंजर मेला बांदा में लगता है, सोरो मेला एटा कासगंज में, और बटेश्वर का मेला आगरा में। तो यही बटेश्वर आप देखिए रिपीट हो रहा है, कहीं पश्चिमांचल के नाम से हो रहा है, कहीं आगरा के नाम से हो रहा है। फिर यहाँ पर देखते हैं संकिसा की बात करेंगे। संकिसा एक स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो फर्रुखाबाद में आता है। फर्रुखाबाद में आलू की खेती भी सर्वाधिक मात्रा में होती है। बिठुर की बात करेंगे तो कानपुर में आते हैं ये मेले। उसी तरीके से देवी पाटन का मेला बलरामपुर में आता है, हालांकि ये आपके नेपाल बॉर्डर के पास होता है देवी पाटन का मेला, तो नेपाल बॉर्डर पे है, लेकिन देवी पाटन एक मंडल भी आता है जिसमें बलरामपुर का जिला आता है। और ददरी मेला की बात करेंगे तो ये बलिया में लगता है आपके। काम्पिल्य, इसको काम्पिल बोल दीजिए चाहे काम्पिल्य, अभी आपने कुछ ही महीने पहले देखा हो कि योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों ने मिलकर काम्पिल्य फर्रुखाबाद में एक मंदिर का उद्घाटन किया है। तो ये यहाँ से करंट अफेयर्स भी बन सकता है, काम्पिल्य फर्रुखाबाद में। और हरिदास जयंती पर वृंदावन में मेला लगता है। फिर यहाँ पे कुछ और मेले त्योहार हैं जिनके आयोजन स्थल है, जैसे पशु मेला यही बटेश्वर का आगरा में, ध्रुपद मेला आपका वाराणसी में, गोविंद साहब का मेला आपके अंबेडकर नगर में लगता है। और माघ मेले की बात करें तो वही माघ के महीने में हर साल जो है कि प्रयागराज में एक मेला लगता है। इसी तरीके से एक महाकुंभ मेला भी आता है जो प्रति 12 वर्ष पर लगता है। एक होता है अर्ध कुंभ मेला जो 6 साल पे लगता है, और एक होता है महाकुंभ जो सबसे बड़ा होता है 12 साल पे लगता है। ये सामान्यतः हमारे भारत में 4 जगह लगता है। एक हो गया आपका प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। और अगर इनकी नदियों के बारे में बात करें तो प्रयागराज आपका सामान्यतः गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर आधारित है, हरिद्वार आपका गंगा नदी पर है, उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी पर है, और नासिक आपका गोदावरी नदी पर है। तो ये नदियों को भी याद रखना। अच्छा, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर ही महाकालेश्वर मंदिर भी है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है, महाकालेश्वर मंदिर। फिर आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 30, जैसे यहाँ पे देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में हो गया। झूला मेला भी आपका वृंदावन में होता है जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का प्रसार करता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर, आगरा, क्योंकि जब अकबर के द्वारा शासन किया जाता था भारत में तो उसने एक सुलह कुल की नीति भी अपनाई थी, जिससे उसने देखा कि हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं और हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेदभाव ना होके सद्भावना बढ़नी चाहिए, प्रेम व्यवहार बढ़ना चाहिए, जिसके लिए उसने सुलह कुल नीति शुरू की थी। और उसी नीति का पालन करते हुए आज भी वहां के लोकल लोगों के द्वारा इस मेले का आयोजन किया था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रतिभाग करते हैं। मेरठ के नौचंदी में नौचंदी मेला लगता है, और यह मेला भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। क्योंकि पता होना चाहिए आपको, मेरठ भी ऐतिहासिक काल में आप देखोगे, मध्य काल में देखो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में देखो, मुसलमान और हिंदू दोनों का बहुत ही संक्रमण जोन रहा है, काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र रहा है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम तनाव अक्सर रहते थे। तो इन सभी तनावों को कम करने के लिए एक सांस्कृतिक मेथड का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको हम नौचंदी मेला भी कह सकते हैं। अब आपके अगर मेंस आंसर राइटिंग में कोई इस तरीके का प्रश्न आ जाए जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता पर बल देते हुए आपको काम करना है, तो यूपी स्पेशल में आप वाराणसी के एग्जांपल ले सकते हो, जहां पे हिंदू मुस्लिम बहुत पहले होती थी लेकिन अब काफ़ी बंद हो गई। मेरठ के नौचंदी मेले को ले सकते हो, या फिर आगरा के सुलहकुल मेले को ले सकते हो। तो ये आपके आंसर की राइटिंग को इन्हांस करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। इससे एग्जामिनर को लगता है कि आप किसी चीज़ को कोरिलेट कर पा रहे हो आसान से। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप किसी चीज़ को रटिए मत, उससे संबंधित और भी जो अन्य चीज़ें हैं उनको समझते हुए चलिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियोस को, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि आपके पास बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जहाँ पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तीर्थस्थल के नाम की बात करते हैं, जो नगर और स्थान की बात है। चक्र तीर्थ की बात करें तो नैमिषारण्य हो गया। गोविंद देव मंदिर की बात करेंगे तो वृंदावन हो जाएगा। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, और बौद्ध और जैन मंदिर संबंधित कौशाम्बी में है। अब ये सलीम चिश्ती कौन थे?
अकबर के गुरु थे। इन्हीं की याद में इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थापित करवाई गई थी अकबर के द्वारा, और इन्हीं के उपलक्ष्य पे, या यूं कहें कि इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने बेटे जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो सलीम रखा था, तो सलीम चिश्ती की दरगाह हो गई। फिर इसी तरीके से कुछ और भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जैसे कबीर पंथियों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो मगहर है, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि अगर आप काशी में मरोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। और जो कबीर थे उन्होंने इस परंपरा को खारिज करते हुए कहा कि जगह इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपके कर्म इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे कर्म अगर मेरे लिए अच्छे हैं तो मैं मगहर में भी अगर मरूंगा तो भी मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। और इस वजह से कबीर ने काशी को छोड़ा, जबकि कबीर का जन्म काशी में ही हुआ था। जो कबीर नगर है या कबीर चौराहा भी एक पड़ता है बनारस में, लोगों ने जाना होगा अगर आसपास के जो लोग होंगे, कबीर चौराहा के नाम से। तो कबीर में जन्म लेते हुए भी, मतलब बनारस में, फिर भी वो वहां से मगहर चले जाते हैं, वहां अपने अंतिम संस्कार, मतलब अंतिम जो है कि सांस लेते हैं। और जितने भी लोग कबीर को मानने वाले होते हैं वो लोग मगहर जाते हैं अक्सर मोक्ष की प्राप्ति में। बुद्ध जी का निर्वाण स्थल कहाँ था? कुशीनगर में। कुशीनगर अगर कभी कोई घूमने गया हो तो जरूर जाना, वहां पर भी आपको लेटी हुई मुद्रा देखने को मिलेगी। आगे देखिए, यहाँ पे हाजी वारिस अली शाह की जो मजार लगती है, जिसपे देवा शरीफ मेला कह सकते हैं, बाराबंकी में लगती है, और 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमी साराण में स्थित है। ठीक है। और जेके मंदिर की बात करेंगे तो ये लखनऊ से संबंधित है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी से संबंधित है, बाबा भोले विश्वनाथ। और देवी पाटन का जो मंदिर है वो तुलसीपुर से संबंधित है। तुलसीपुर कहाँ है दोस्तों, पता है आप लोगों को? बलरामपुर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर पे, आर्ट एंड कल्चर खत्म करते हुए औद्योगिक और वैज्ञानिक संस्थान तथा उत्पादन केंद्र, जो इंडस्ट्रियल हैं, जो आपके साइंटिफिक रिसर्च सेंटर हैं यूपी में, जो कई बार पूछा था उसके बारे में। जैसे अगर आप देखोगे तो यूपी में HCL IT सिटी ये लखनऊ में ओपन की जा रही है, जबकि अंसल IT सिटी आपकी ग्रेटर नोएडा में स्थापित की जाएगी। यूपी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल IT जिसको हम लोग कहते हैं, ये प्रयागराज में स्थित है। और इसी से संबंधित एक और है MNIIT, यानी मोतीलाल नेहरू जो ट्रिपल IT है वो इसी को कहा था, ये प्रयागराज में स्थित है। वैसे अगर हम बात करें IIT की, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते हैं IIT, जिसके लिए आप JEE मेन वगैरह देते हैं इंटर के बच्चे, वो भारत में मतलब यूपी में 2 जगह है। एक तो आपके BHU में है, IIT BHU वाराणसी के नाम से, और एक आपका IIT कानपुर है जो सबसे फेमस है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ट्रिपल IT यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या लगाना होगा? प्रयागराज में लगाना होगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना ये कानपुर में की गई थी 1997 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से, और इसी के द्वारा अंग प्रत्यारोपण से संबंधित जो अंग बनाए जाते हैं, कृत्रिम अंग, वो यही कानपुर में ही बनाए जाते हैं। गोरखपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस, जो कि एक मस्तिष्क बुखार होता है, यानी दिमागी बुखार, इसके लिए रिसर्च सेंटर की स्थापना गोरखपुर में की जा रही है। फिर यहाँ पे कुछ और संस्थान है, जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारत में जो सब्जी के लिए रिसर्च होती है वो वाराणसी में होती है। फिर केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान, ये आपका लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में। लेकिन अगर गन्ने के आगे अनुसंधान हटा के अगर प्रजनन वर्ड लिख दिया जाए कि भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, तो आपका उत्तर बदल जाएगा, फिर आपका उत्तर कोयम्बटूर तमिलनाडु हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि अगर आपसे पूछा रहा भारतीय गन्ना अनुसंधान, यानी कि गन्ने पर रिसर्च करनी है, तो आपका लखनऊ रहेगा। और भारतीय दलहन अनुसंधान, जो कि कानपुर में स्थित होगा, पल्स वाला। ठीक है, पल्सेस दाल को कहते हैं ना। फिर आगे खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण की बात करें, ठीक है, खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण की बात करें तो ये केंद्र आपका लखनऊ में है। खाद्य पार्क है, यानी फूड पार्क है, ये आपका नोएडा में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये मेरठ में स्थित है। अब आपको बताना है कि जो यूपी में 4 से 5 प्रकार की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके नाम बताने। 3 मैं बताता हूँ, एक रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, और एक आपका चंद्रशेखर के नाम से है या चौधरी चरण सिंह, आई थिंक चंद्रशेखर के नाम से है, CSGM जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका छत्रपति साहू जी नहीं, चंद्रशेखर के नाम से शायद कानपुर में स्थित है कृषि विश्वविद्यालय। और एक आपका पटेल जी का हो गया मेरठ में। 2 और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं आपके यूपी में, ये जरा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य की स्थापना आगरा में हुई थी 1949 में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये आपके सहारनपुर में, पेपर टेक्नोलॉजी से संबंधित। फिर यहाँ पे कुछ और संस्थान है और उनके स्थान की बारे में बात कर रहा है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में स्थित है ड्रग के रिसर्च करने के लिए। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, या जो है कि कुष्ठ रोग जिसे हम लोग कहते हैं, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अंडर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेस, ये आपका आगरा में। जो कोई भी अगर ताजमहल वगैरह घूमने गया होगा तो ताजमहल से वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब 200 मीटर की डिस्टेंस पे ये स्थित है। ठीक है, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट। और ये चीजें आपको कैसे पता होती है? जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आसपास की लोकेशन पे विजिट किया करो। मैं जब भी गया था तो मैंने ये देखा था, तो यहाँ पर मुझे याद हो गया, विजुलाइज हो गया।
ठीक, जहां पर भी आप देख लो कुछ चीजों को रटना नहीं पड़ता। फिर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका प्रयागराज में, वही MNIT जो मैं बता रहा था, बेली रोड, बैंक रोड के पास है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, वर्तमान में नेशनल शुगर इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं इसको, तो ये कानपुर में स्थित है। इसी तरीके से शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, यानी कि सॉइल साइंस से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है शीलाधर के नाम से, ये आपका प्रयागराज में है। यूपी में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। दिया सलाई किसे कहते हैं? माचिस को कहते हैं। जब भी आप अगर माचिस का प्रयोग करते हैं तो जरा उसके पीछे पलट कर देखिए, 1 रुपए में जो लिखा होता है कि हम आपको 40 स्टिक या 60 स्टिक दे रहे हैं, उस पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम भी लिखा होता है। और मैक्सिमम दिया सलाई यानी कि जो माचिस वगैरह होती है उस पर बरेली का ही नाम मिलेगा आपको। सहारनपुर में आपका पेपर टेक्नोलॉजी अभी हमने पढ़ा, तो कागज उद्योग वहां पे हो गया। मुरादाबाद में आपके पीतल के बर्तन मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीतल की मूर्तियां कहां मिलेंगी दोस्तों, तो पीतल की मूर्तियों के लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका मथुरा। अभी आगे आएगा एग्जाम इसी क्वेश्चन में, तो पीतल की मूर्तियों के लिए आपको मथुरा बताना है। लेकिन अगर पीतल के बर्तन की बात हो रही है जिसमें थाली, परात, गिलास, चम्मच सब कुछ आता है, ये आपका मुरादाबाद हो जाएगा। मिर्जापुर आपका कालीन उद्योग के लिए फेमस है। मिर्जापुर और भदोही दोनों ही फेमस है आपके। इसी तरीके से ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस योजना की शुरुआत योगी जी के द्वारा 2018 में की गई थी। और इसमें अमेठी के लिए मूंज के उत्पादन की बात रखी गई, गौतम बुद्ध नगर के लिए रेडीमेड कपड़े, आगरा के लिए चर्म उत्पाद और लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी। लेकिन अगर लकड़ी पे नक्काशी की बात करेंगे कि उन लकड़ियों पे नक्काशी, वो चाहे खिलौने हो, चाहे तख्त हो, या बेड हो, या मेज हो, या कुर्सी हो, उन पे जो नक्काशी होती है, महीन छोटी छोटी नक्काशी, ये आपके सहारनपुर की फेमस है। इसी तरीके से संस्थान है और ये स्थिति है, जैसे वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, यानी कि वीवी गिरी श्रम जो इंस्टीट्यूट है, ये आपका मेरठ नहीं होगा, इसको सही कर लेना। यहां पर आपको ग्रेटर नोएडा लिखना है। क्या लिखना है? ग्रेटर नोएडा, जो कि आपके गौतम बुद्ध नगर में आता है। आगे देख लेते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये आपके मेरठ में, और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान आपका गाजीपुर में। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व एवं गौ अनुसंधान संस्थान, ये आपके मथुरा में स्थित है। अब यहाँ पर एक और भी चीज फेमस है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे खेल के सामान की बात करें तो मेरठ सही उत्तर है। अब यहाँ देखिए पीतल की मूर्तियां, पीतल के बर्तन नहीं, ये आपके मथुरा में हो जाएगा। दिया सलाई उद्योग बरेली हो जाएगा। और लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी के खिलौने की अगर हम बात करें तो आपको ऑप्शन वाराणसी भी देखने को मिल सकता है, चित्रकूट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन लकड़ी पर नक्काशी की बात करेंगे तो ये आपका सहारनपुर हो जाएगा। अलीगढ़ का ताला फेमस है। फिरोजाबाद की चूड़ियां कांच की फेमस है। टांडा का विद्युत करघा के उत्पादन फेमस है। और निजामाबाद जो आजमगढ़ के, ये काले मिट्टी के बर्तन जिसको हम लोग ब्लैक पॉटरी भी कहते हैं। आप बनारस के रेलवे स्टेशन पे देखोगे तो वहां पे आजमगढ़ के ब्लैक पॉटरी का जो है कि प्रदर्शन किया था, वहां पे बेचा जाता है। ब्लैक पॉटरी उसको कहते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन, ध्यान देना, चीनी मिट्टी जो कि सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक सेंटर भी यहाँ पर है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर है, खुर्जा, जो कि बुलंदशहर में आता है, खुर्जा में स्थित है। शीश शिल्पकृति, ये जो आपके शीश नहीं होगा, यहाँ पे शीशा होगा, फिरोजाबाद में। और संस्कृति और धर्म से संबंधित वाराणसी हो जाएगा। यहाँ पे स्थान उत्पाद दिए, जैसे रेणुकूट में क्या होता है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, क्योंकि एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज का जो यहाँ पे नाम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंडाल्को कहते हैं। ठीक है, हिंडाल्को हिंदुस्तान से संबंधित है। और रेणुकूट आपके सोनभद्र में आता है। ऋषिकेश की बात करेंगे तो यहाँ पे एंटीबायोटिक दवाइयों से संबंधित है। और जलेसर की बात करें तो यहाँ पे ढलवा घाटियां देखने को मिलती है। इसी प्रकार से कुछ और भी केंद्र उद्योग हैं, जैसे आंवले की बात करें तो उर्वरक, ये आंवला खाने वाला नहीं है, ये आंवला आपके बरेली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बदायूं रोड पर। और वहां पर आंवले में उर्वरक की फैक्ट्री लगी हुई है, जिसमें इफ्को की भी फैक्ट्री लगी हुई है। मोदी नगर की बात करेंगे जो मेरठ गाजियाबाद रोड पे आता है, मोदी नगर आपके रबड़ फैक्ट्री समेत है। हालांकि यहाँ पे केदारनाथ मोदी और गिन्नी देवी जो मोदी हैं, मतलब KNGD, बहुत सारे इनके बीटेक के कॉलेज भी और इनकी रबड़ की फैक्ट्रीज भी है। अब इसके बाद देखते हैं बाराबंकी की अगर हम बात करते हैं तो बाराबंकी आपकी पॉलीफाइबर से संबंधित है। और कानपुर की बात करें तो विस्फोटक पदार्थों से संबंधित है। यूपी में कृत्रिम रबड़ का कारखाना, जो कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना, ये आपके बरेली में स्थित है। और कानपुर में चमड़े का सामान बनता है। यूपी में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पे होता है, ये आपके कानपुर में होता है। अंग निर्माण निगम जो होता है कानपुर में होता है। और यूपी राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। ये वही चर्म का विकास हो रहा है, मतलब चर्म रोग का, जो जालमा इंस्टीट्यूट में होता था कुष्ठ रोग से संबंधित 1974 में। औद्योगिक केंद्र प्रमुख उद्योग, जैसे आगरा में क्या है, पर्यटन भी आप देख सकते हो, रेड फोर्ट हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, फिर उसका ताजमहल हो गया, तो पर्यटन उद्योग भी वहां पे डेवलप है। कानपुर में चमड़े का सामान फेमस है। मेरठ में खेलकूद का सामान। मुरादाबाद में धातु पत्र, धातु में भी कौन सा, पीतल के पत्र जो है कि। अब इसी तरीके से यहाँ पे सुरमा उद्योग की बात करेंगे
तो आपने गाना सुना होगा कि बरेली के बाजार में झुमका गिर जाता है माधुरी दीक्षित जी का। तो हमें झुमका नहीं ढूंढना है, हमें वहां ढूंढनी है सुरमा उद्योग। सुरमा जो है कि आंखों में लगाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में जो गंदगी होती है वो भी बाहर आ जाती है और साफ हो जाती है। लेकिन अब सुरमा बहुत कम सेलिंग होती है। लोकल जो ट्रेनें होती हैं बरेली जो चलती है, बरेली से लाल कुआं, कासगंज, बदायूं, एटा, इन लोकल ट्रेनों में बहुत सारे लोग आज भी सुरमे को बेचते हैं। लेकिन जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें होती हैं अब उनमें जो है कि सुरमा नहीं बेचा जाता, क्योंकि अब जनरली जो है कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनमें लोग आंखों में यूज करते हैं, तो अब सुरमा वगैरह की डिमांड उतनी नहीं रह गई है। और यहाँ पर बांस का अधिक उत्पादन होने के कारण ही इस बरेली को बांस बरेली भी कहा जाता है। जबकि एक दूसरी बरेली है आपके लखनऊ से, जब आप पूर्वांचल की ओर बढ़ोगे, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इस रूट पे आपको रायबरेली, अमेठी वाले रूट पे रायबरेली जिला एक देखने को मिलेगा। वही रायबरेली जहां से राहुल गांधी जी सांसद है वर्तमान में, और वर्तमान बांसबरेली से छत्रपाल गंगवार जी सांसद हैं। कन्नौज को इत्र का शहर कहते हैं। चाकू और कैंची आगरा और मेरठ के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि चाकू तो आपका रामपुरी छुरी भी फेमस है। चित्रकूट में भी देखिए लकड़ी के खिलौने हैं, जैसे बनारस में थे। प्रयागराज में अमरूद की जेली बनती है। नोएडा में सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क है बहुत सारे। सीतापुर में बात करेंगे तो प्लाईवुड, जो कि प्लाई के लकड़ियों पे काम होता है। वाराणसी में आपका रेशम उद्योग है, क्योंकि बनारसी साड़ियां जो बनती है वो रेशम से बनती हैं। फिर इसी तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री आपकी कहाँ फेमस है? सोनभद्र में चुर्क और डाला, ये दो जगह है जो सोनभद्र के अंतर्गत ही आती है। चुर्क और डल्ला भी कहते हैं इनको। तो वहां पे सीमेंट का बहुत अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि वहां पर मिर्जापुर और सोनभद्र के आसपास चूने पत्थर की उपलब्धता है, और चूना पत्थर एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। चीनी उद्योग की बात करें तो मेरठ यहाँ पे हो जाएगा। कालीन उद्योग आपका भदोही, लखनऊ और आपका मिर्जापुर भी हो जाएगा। चिकनकारी उद्योग, यहाँ पे चिकन उद्योग लिखा है तो मतलब चिकन खाने वाला नहीं, चिकनकारी जो कुर्तों पे डिजाइन की जाती है, लड़कियों के कुर्तियों पे, लड़कों के कुर्तों पे जो धागे से हैंडी हाथ से कढ़ाई की जाती है, उसे चिकनकारी उद्योग कहते हैं, जो कि लखनऊ का बहुत ही फेमस है। टेराकोटा की बात करेंगे, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जिनको गोरखपुर में पाया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन ये आपके चिन्हट हो जाएंगे, और कांच का सामान आपका फिरोजाबाद में हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे ददरी नहीं, दादरी की बात कर रहा हूँ। ददरी मेला आपने पढ़ा था बलिया में, लेकिन एक दादरी तहसील आती है ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत, जो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आती है, तो ये ग्रेटर नोएडा से सम्मिलित होगी। लेकिन चुनार की बात करेंगे तो मिर्जापुर से, चुर्क और डाला की बात करेंगे सोनभद्र से, और ये सभी कारखाने कहीं ना कहीं सीमेंट के उत्पादन के लिए फेमस है। तो दादरी में भी सीमेंट का उत्पादन होता है। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में जरदोजी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे पारंपरिक शिल्प और स्थान की बात करें, जैसे काष्ठ पादुका, जो खड़ाऊ बनाए थे लकड़ी के, वो पीलीभीत में बनाए थे, और पीलीभीत में ही लकड़ी की बांसुरी बहुत फेमस है। बांसुरी भी वहीं पे बनाई थी सबसे अधिक। जरी जरदोजी का काम आपके बरेली में होता है। सहारनपुर नगर में काष्ठ नक्काशी, यानी कि लकड़ियों पे नक्काशी करना, घरेलू उद्योग, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट, इन सभी के लिए फेमस है सहारनपुर। औद्योगिक संस्थान और नगर की बात करें तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये आपके रायबरेली में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये आपके रायबरेली में स्थित है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, अब कुछ फैक्ट्रीज की बात कर लेते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपके झांसी में स्थित है। उर्वरक कारखाना ये आपके फूलपुर इलाहाबाद में स्थित है। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपके केरल में स्थित है। भातखंडे संगीत संस्थान ये आपका लखनऊ में है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में ही है भातखंडे संगीत संस्थान, भारत खंडे नहीं, भातखंडे। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी यानी हथकरघा उद्योग के लिए यह आपके वाराणसी में फेमस है। फिर इसी तरीके से यूपीएसआईडीसी द्वारा स्थापित जो उद्योग पार्क है, जो यूपीएसआईडीसी है, जो उत्तर प्रदेश का आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो डेवलप करने के लिए बनाया गया है, तो बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ में हो जाएगा। प्लास्टिक सिटी कानपुर में। लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में। अपैरल पार्क गाजियाबाद और कानपुर में, दोनों में पाया जाता है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन जिसे हम कहते हैं सहारनपुर में हो जाएगा। जय प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में हो जाएगा। और नॉलेज पार्क आपके ग्रेटर नोएडा में हो जाएगा। सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? नोएडा। प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना इलाहाबाद में। विज्ञान नगरी लखनऊ। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, अगर यहाँ पे शुगर रिप्रोडक्शन आ जाए, प्रजनन वर्ड आ जाए, तो आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु इसका उत्तर होना चाहिए।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग इंग्लिश में ICAR बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, ये आपके खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। अब यहाँ पर आप लोग ग्लास देखकर ये मत सोच लेना कि कांच से संबंधित और फिरोजाबाद लगा दो। ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां फेमस है, कांच के बर्तन या कांच के अन्य चीजें नहीं। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आपको खुर्जा लगाना है, फिरोजाबाद नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे यूपी गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, ये आपके शाजापुर में हो जाएगी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में, और इसकी एक क्षेत्रीय परिषद आपके मेरठ में भी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। अब यहाँ आ जाओ, IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी अनुसंधान, ये वाराणसी में है। फिर IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च दाल अनुसंधान केंद्र, ये आपके कानपुर में। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि पशुओं पर जो है कि रिसर्च करने के लिए इज्जतनगर में। और IGFI, इसका मतलब हो गया ये जो आपके फॉरेस्ट्री यानी कि चारागाह और चारा संबंधी जो अनुसंधान संस्थान है, ये झांसी में स्थित है। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरीके शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ देता है। IIVR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, और IIPR का मतलब भारतीय दलहन अनुसंधान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय बागवानी अनुसंधान यानी हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके बंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जिसको हम लोग इन शॉर्ट DLW भी कहते हैं वाराणसी के लोग, तो वाराणसी यानी मडुआडीह के पास स्थित है। लेकिन अब यहाँ पे डीजल ही नहीं, अब यहाँ पे बिजली के भी आपके इंजन बनने शुरू हो गए। पहले डीजल के बनते थे, इसलिए इसका नाम डीजल लोकोमोटिव वर्क्स रखा गया था, लेकिन अब वहां पर आपको बिजली के भी मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो कहाँ स्थित है, नैनी में। मॉडर्न बेकरी कानपुर में है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है, और स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। इफ्को यूरिया का कारखाना यूपी में स्थित है, आंवला और फूलपुर में। तो आंवला कहाँ पर है, मैंने बताया था बरेली क्षेत्र में, और फूलपुर कहाँ पे आपका, इलाहाबाद में आता है। एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए सोनभद्र में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज फेमस है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है, जायस अमेठी में स्थापित है। यहाँ पर अब आप देखोगे लखनऊ में पिकअप भवन जो कि UPSSC आयोग के पास है, यहाँ पे पिकअप भवन लखनऊ में स्थित है। राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में, लेप्रोसी सेंटर। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPFC उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये आपका कहाँ पे कॉर्पोरेशन, कानपुर में स्थित है। यूपी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, 1960 में। और शिक्षण एवं खेल संस्थान से संबंधित अब हम अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। तो हमारा जो खेल संस्थान से संबंधित है और शिक्षण से संबंधित संस्थानों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई है। स्थल और कॉलेज के नाम, झांसी की अगर हम बात करें तो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, कानपुर की बात करें तो GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, और आगरा में एक मेडिकल कॉलेज है SN मेडिकल कॉलेज के नाम से फेमस है। अब यहाँ पर गोरखपुर में अगर हम देखें तो गोरखपुर में क्या है, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज है। यूपी में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये भी कई बार पूछता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे यूपी में कितनी है। अगर देखा है तो यूपी में ही सर्वाधिक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है। सबसे पहले अगर हम देखें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हालांकि इसकी स्थापना कब की गई थी आपको पता है, 1875 में की गई थी। एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से की गई थी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। आगे चलकर ये 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हो गई, यानी अब इसका नाम परिवर्तित करके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। दूसरा अगर हम देखें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये आपके 1916 मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्टैब्लिश की गई। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये आपको लखनऊ रायबरेली रोड पर देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा आवासीय मतलब हॉस्टल के साथ विश्वविद्यालय, और बहुत ही सुंदर विश्वविद्यालय। यहाँ मैं रहा हूँ दोस्तों लगभग 1 महीने तक, मेरे फ्रेंड्स PhD करते थे तो मैं वहाँ रहा हूँ। बहुत अच्छा लोकेशन है, और बगल में ही मुझे लगता है 2 किलोमीटर की दूरी पे हाथी पार्क भी है, जो मायावती गवर्नमेंट में बनवाया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज 1887 में, और सबसे पुराना सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी भारत मतलब यूपी में सबसे पुरानी है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय एविएशन, ये आपके रायबरेली में है। तो इस तरीके से आप देखोगे टोटल आपके लगभग 6 हैं। इसी तरीके से आप आगे देखोगे कि यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों, ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद में स्थापित किया गया 1999 में। और इससे पहले आपका दिल्ली में एक ओपन यूनिवर्सिटी ओपन की गई थी इग्नू नाम से, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जो आई थिंक मैं क्लियर नहीं हूं, लेकिन आप लोग अगर क्लियर होंगे तो बता देना। मेरे हिसाब से 1985 के आसपास एस्टैब्लिशमेंट
हुआ था। फिर आगे यहाँ पर देख लेते हैं, 2002 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्टैब्लिश किया गया। यूपी में भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर 2 विश्वविद्यालय हैं, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मैंने लखनऊ में बताई अभी आपको, लखनऊ रायबरेली रोड पे, और दूसरा आपके आगरा में राज्य आधारित। हालांकि यहाँ पर भी मेरे एक सीनियर हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, काफी अच्छे जो है कि पर्सनैलिटी है उनकी, काफी मतलब सौहार्द और बहुत ही मृदुभाषी हैं। ठीक, नाम मैं उजागर नहीं करूंगा, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में भी मेरे एक स्टेट मतलब टीचर हैं, सीनियर है मेरे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965 में स्टैब्लिश हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ। काशी विद्यापीठ के संस्थापक, ये काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय कहाँ पे, बनारस में स्थित है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने 1921 के सहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया था। और इसी में भारत माता मंदिर का उद्घाटन भी महात्मा गांधी जी ने 1935 में किया था। यहाँ पे भारत माता मंदिर कैसे बनाया गया, जमीन पर आप देखोगे भारत का नक्शा बनाया गया। उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया, अफगानिस्तान को भी दिखाया गया थोड़ा सा, और वहां पे उसी प्रकार से पर्वतों को उठा के दिखाया गया। जमीन के ऊपर थोड़ा सा नुकीला पर्वत बना दिया गया, दक्षिण भारत में पठार बना दिया गया, बेसाल्टिक चट्टान बना दी गई, साइड में आपके मोती बना दिए गए, लक्षद्वीप वगैरह के, अंडमान निकोबार के, ये सब बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। कभी अगर बनारस विजिट करना तो इस विश्वविद्यालय के कैंपस में आपको मिल जाएगा। बनारस रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वॉकिंग डिस्टेंस से हम कह सकते हैं। आगे देखो कि संगीत शिक्षा हेतु यूपी में जो पहला संगीत महाविद्यालय है, ये भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के नाम से फेमस है, और ये लखनऊ में स्थित है। अब यहाँ पे कुछ स्थापना वर्ष भी दिए हुए हैं संस्थाओं के, जैसे अगर आप देखोगे संगीत भातखंडे संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, यूपी संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा। यूपी के किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया, इलाहाबाद में। यूपी में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, चित्रकूट में स्थापित किया गया। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थापित है, तो लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ अब नए चैप्टर आ रहे हैं आपके अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित। अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी जनजातियों से संबंधित भी बार बार यूपी स्पेशल में प्रश्न पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा जनजातियों के बारे में प्रश्न आपको या तो मिलेगा आपको पूर्वांचल में मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, बनारस का, चंदौली का, या फिर आपको मिलेगा नेपाल बॉर्डर वाले जो राज्य जिले आते हैं, जैसे पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, सीतापुर, बलरामपुर, इनमें पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत उत्तराखंड से कनेक्टेड, बाकी और जगह के नहीं पूछते। अगर इसमें भी आप देखोगे सोनभद्र में अगरिया, पहरिया और गोंड, धुरिया, नायक, बैगा, भुइया, खरवार, तो इसमें 3 आपको याद रखनी है, अगरिया याद रखनी, पहरिया याद रखनी, खरवार याद रखनी है। अच्छा, ध्यान देना कि सहरिया नाम की जो जनजाति होती है ना, ये आपको मिलेगी ललितपुर में। कहीं आपको लगे अगरिया पहरिया तो हमने पढ़ा सोनभद्र में, तो हम सहरिया भी मार दे। इसके लिए ट्रिक है कि स से सोनभद्र और स से सहरिया दोनों एक जगह नहीं मिल रही है, अपोजिट मिलेंगी। अगरिया पहरिया तो मिलेगी आपको सोनभद्र में, लेकिन सहरिया नहीं मिलेगी, सहरिया आपको ललितपुर में मिलेगी, एमपी बॉर्डर पे, याद रख लेना इस चीज को। बाकी गोंड, धुरिया, नायक, बैगा, भुइया ये सब तो कॉमन है। तो सबसे ज्यादा सोनभद्र से मिलान करने के लिए इन्हीं 3 जनजातियों का आता है। वाराणसी की बात करेंगे तो यहाँ पे चेरो भी है, गोंड भी है, खरवार भी है, ओझा भी है, नायक भी है, धुरिया भी है। तो सामान्यतः यहाँ पे गोंड और खरवार पूछी जाती है। और ये मैंने आपको बता दिया कि सहरिया जनजाति आपके ललितपुर में, और एग्जाम में यही दिया गया था, अगरिया था, पहरिया था, सहरिया था और भुइया था। इन चारों में पूछ लिया गया कि सोनभद्र में कौन सी नहीं पाई जाती। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ने क्या किया, सहरिया नहीं हटाया बल्कि भुइया को लगा दिया, जबकि ये गलत हो गया, सहरिया आपके ललितपुर में होती है। यहां पे देखते हैं, पहरिया जनजाति आजीविका के लिए वनों पर निर्भर है, विंध्य पर्वत श्रृंखला के निवास सोनभद्र में करती है। सामान्यतः कोई भी जनजाति हो दोस्तों, उनका जीवन स्थान ही जंगलों में, तो जंगलों पे ही तो निर्भर करेंगे, वनों पे निर्भर करेंगे, वन की भूमि, वन के जल, वन के संसाधन। तो इसमें कॉमन सेंस लगाना है आपको, रटना नहीं है कि वनों पर निर्भर करती है। सारी जनजातियां वन पे ही निर्भर करती हैं, इसीलिए हम उन्हें ट्राइबल कम्युनिटी भी कहते हैं। एक बहुत ही फेमस जनजाति जिसको हम लोग जौनसारी जनजाति कहते हैं, लेकिन जौनसारी के नाम से जौनपुर मत लगा देना, इसको जौनसारी जनजाति कहते हैं। ये संयुक्त परिवार का इनके यहाँ प्रचलन होता है। इनके यहाँ के मतलब पिता, भाई, बहन, दादा, दादी सब एक साथ रहते हैं, और इसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है, यानी एक पत्नी कई सारे पतियों को रख सकती है, और ये पुरुष प्रधान समाज होता है। यहाँ पे समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं और भी जनजातियां, जैसे अगर आप देखोगे जनगणना 2011 के अनुसार जो गोंड समूह की जनजातियां हैं वो यूपी की सर्वाधिक बड़ी जनजाति मानी जाती है, और सेकंड नंबर पे आपको खरवार समूह आते हैं, और थर्ड नंबर पे थारू जनजातियां आती हैं। ध्यान देना कि मैं केवल यूपी की बता रहा हूं, पूरे भारत की अगर आप बात करोगे तो एक गोंड जनजाति होती है और एक भील जनजाति होती है। इन दोनों में सबसे अधिक जो जनसंख्या होती है वो किसकी होती है, कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं गोंड समूह की जनजातियां कौन कौन सी थी। गोंड में आपकी गोंड आ गई, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड, ये सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें
कि खरवार समूह की खरवार और खैरवार जनजाति, तो ये सारी चीजें हैं। और अगर खरवार समूह में बात करें तो एक खरवार होती है और एक खैरवार होती है, दोनों को अलग अलग याद रखना। यूपी की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है दोस्तों? तो थारू जनजाति, जो कि उत्तराखंड से संबंधित भी है, तो उत्तराखंड में पाई जाती है और यूपी में भी पाई जाती है। ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, यानी शोक त्योहार के रूप में। थारू जनजाति की अगर हम अवस्थिति की बात करें तो ये यूपी, उत्तराखंड और साथ ही साथ बिहार में भी देखने को मिलती है, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में भी। बुक्सा या भोक्सा जनजाति ये यूपी के बिजनौर और आगरा जनपदों में भी पाई जाती है। खरवार जनजाति की बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र इन दोनों में पाई जाती है। थारू जनजाति की लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ जनजातियां थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे चलते हैं योजना और परियोजनाओं पर। यहाँ से भी कुछ पुरानी योजनाएं बार बार यूपी के प्रीलिम्स में पूछ ली जाती, यूपी पीसीएस हो चाहे फिर आरओ एग्जाम। जैसे मोदी जी ने 1 मई 2016 को बलिया के यूपी में पीएम उज्ज्वला योजना को प्रारंभ किया था। ये तो 2016 में किया गया था, लेकिन आगे जो है कि उज्ज्वला 2.0 की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, ये महोबा से की गई थी। लेकिन इसका ईयर क्या, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, 2022 है या 2023 है या 2021 है। वैसे 21 का तो ऑप्शन ही हटा दो, ठीक है। आपको इन्हीं में से चूज करके कमेंट सेक्शन में बता देना है। किसान बही योजना, कई बार यह पूछा जाता है, 1992 में। किसान मित्र योजना 2001, इसका कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। कायाकल्प जिसे हम लोग कहते हैं, एक योजना है जिसका हम लोग कायाकल्प कह सकते हैं पूरा नाम, या कल्प भी कह सकते हो, ठीक है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा से है। सॉरी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर यूपी में एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो है आपके नरौरा बुलंदशहर में। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। एनटीपीसी संयंत्रों में टांडा और ऊंचाहार, ये जो ताप विद्युत केंद्र हैं, औरैया और दादरी गैस आधारित हैं, और आंवला भी गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। कहने का मतलब हो गया कि जो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो संयंत्र चलाती है टांडा और ऊंचाहार में, ये तो ताप विद्युत संयंत्र है जो ताप यानी कि कोयले पे आधारित है। लेकिन औरैया और दादरी आपका ग्रेटर नोएडा वाला, यहां पर आप देखोगे तो ये गैस आधारित है, और आंवला भी आपका गैस आधारित है। कई बार पूछा जाता है कि यूपी के एनटीपीसी के द्वारा जो संचालित यूनिट्स हैं उसमें कौन सी गैस पे आधारित है, कौन सी कोयले पे आधारित है। अब यहां पर आप देख लो, कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में जो एनटीपीसी के स्वामित्व वाली 5 संयंत्र है। एक सिंगरौली जो आपके यूपी और एमपी के बॉर्डर पे, यूपी में सोनभद्र का जिला और एमपी में सिंगरौली जिला, इन दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ पे कोयले की आपूर्ति होती है, जल की आपूर्ति है यहाँ पर। साथ ही साथ रिहंद की बात करें जो सोनभद्र में ही प्रॉपर आती है। दादरी की बात करेंगे, ये आपके दादरी आपका ग्रेटर नोएडा के आसपास आ जाएगा। और ऊंचाहार, जब कभी आपने रूट ट्रैवल किया होगा इलाहाबाद से होते हुए कानपुर वाले रूट पे आते होगे, तो वहां पे अमेठी के आसपास एक ऊंचाहार नाम की जगह पड़ती है, रेलवे स्टेशन वहां पर है, और टांडा भी उसी रीजन में आपका पड़ता है। 2018 को मोदी जी और फ्रांसीस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने यूपी के मिर्जापुर में 100 मेगावाट पावर सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो ये राज्य सरकार की योजना है, गंगा एक्सप्रेसवे। जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन केंद्र सरकार की योजना है। यानी यहाँ पे योजनाओं के बारे में पूछा गया होगा, कौन सी राज्य सरकार की, कौन सी केंद्र सरकार की है। इसके बाद एमडीएम की बात करें, मिड डे मील योजना की, तो मध्याह्न भोजन योजना जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार के संचालित प्रोग्राम है, 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। लेकिन अभी 2022-23 में इसको पीएम पोषण अभियान के नाम से इनॉग्रेट कर दिया गया है। स्कूल चलो अभियान की बात करेंगे, सन 2000 में शुरू किया गया था यूपी के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान, जो प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है कि बच्चों को किस प्रकार से स्कूल से जोड़ा जाए। इसी तरीके से यूपी द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं, जिसमें सामान्यतः स्कूल चलो अभियान जैसे प्रोग्राम्स या मुहिम काम आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान है उस पर बात की जा रही है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि यूपी में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, शक्ति से स्रोत से। शक्ति के स्रोत का मतलब क्या हो गया, वहां पे हिंडाल्को की उपस्थिति, जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, पहली चीज जल की उपलब्धता है, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता है, कोयले की आपूर्ति है जो कि विद्युत की आपूर्ति कर पा रही है एनटीपीसी यूनिट के माध्यम से। तो मैंने ये बताया भी है आपको कि जब भी कहीं पर भी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया था उसमें 3-4 चीजों को बहुत खासकर देखा जाता है। सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर स्थित अवस्थित है, ठीक है, रिहंद नदी पर। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना की बात करें, यहां पर सिंगरौली की बात करते हैं जल विद्युत परियोजना, तो ये भी आपके सोनभद्र यूपी में। यूपी में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ जुलाई 2021 में था। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग ये लखनऊ में सीएडी समय। गैसो हॉल पायलट परियोजना ये बरेली आंवला में 2001 में स्थापित है। यूपी में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ 2005 से
किया गया। तो हालांकि यहाँ पे ये जो 3-4 प्रश्न है लास्ट के जो 14, 15, 16, 17 ये कुछ उतने खास नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना। भाषा और बोली की बात करें, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भोजपुरी पूर्वी यूपी की एक लोक भाषा है। भोजपुरी की आपकी जो भाषा है शुद्ध भोजपुरी, तो मेरे हिसाब से दोस्तों बलिया वाले लोग बोलते हैं। बलिया वालों की जो भाषा है शुद्ध भोजपुरी है। बाकी आप देखो कि बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद में तो चलो थोड़ी बहुत ही होती है। भदोही हो गया, जौनपुर हो गया, आजमगढ़, गाजीपुर, ये सभी क्षेत्र भोजपुरी के हैं। 1947 में हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था विधानमंडल के द्वारा, और 1989 में उर्दू को सेकंड राजभाषा घोषित की गई थी। क्योंकि हमारे राज्य विधानमंडल के द्वारा जो सरकारी कार्यकलाप होते हैं वो सामान्यतः इन्हीं दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हिंदी और उर्दू। और यही वजह है कि आप देखोगे तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर भी या पब्लिक जो है कि ऑफिस होते हैं वहां पे उर्दू भाषा में भी उन चीजों के बारे में लिखी जाती है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। अब ये प्रश्न तो बहुत मतलब पुराने हो गए, नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो जाते हैं, उनके चांसेस रहते हैं, तो उन पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी अध्ययन और भाषा विज्ञान संस्थान, ये आगरा में स्थित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में हिंदी भाषा को लेकर। यूपी में संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में होती है। हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास हेतु स्थापित किया गया, इलाहाबाद में। पुरस्कार और सम्मान की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे कुछ पुराने पुरस्कार हैं जो ऐतिहासिक बन चुके हैं, जिन पे प्रश्न आज भी बनते हैं। जैसे पंडित रविशंकर जी की बात करेंगे तो भारत रत्न से सम्मानित है ये। वीर अब्दुल हमीद की बात करेंगे तो परमवीर चक्र से सम्मानित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पद्म भूषण से सम्मानित है। किशन महाराज, लच्छू महाराज, किशन महाराज जो कथक से संबंधित हैं अवध से, तो इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। रणवीर सिंह और मीना शाह को अर्जुन और लक्ष्मण दोनों पुरस्कार दोनों लोगों को मिले हुए हैं। यूपी का सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके लक्ष्मण पुरस्कार के नाम से जाता है। हालांकि ज्ञानेंद्र पांडे को मिला, ये अलग बात है, ये हर साल मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यूपी का सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। फिर इसी में यूपी सरकार ने 22 अगस्त 2006 को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को स्मृति में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष और संगीत रत्न पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। तो उनके याद में क्या कहा गया, संगीत रत्न पुरस्कार शुरू किया गया है। उसी तरीके से एक बहुत ही धार्मिक पत्रिका बहुत फेमस है जिसका नाम है कल्याण, और ये 1927 से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित की जाती है, और ये आज भी पुरस्कार मतलब पत्रिका के रूप में ये पूछी जाती है। ठीक है, तो इसलिए कल्याण को जरा याद रख लेना मेरे दोस्त, जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट पत्रिका है ये। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इसके संस्थापक कौन थे, हनु प्रसाद पोद्दार थे। अब चलते हैं एक अगले चैप्टर की ओर। विविध में अगर हम देखते हैं इसी जैसे लेखकों के नाम है और उपनाम, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला के नाम से जानते हैं, रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं, वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन के नाम से, और धनपत राय श्रीवास्तव जी को मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जानते हैं। फिर इसी के बाद एक आंदोलन था दोस्तों यूपी में, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक संपत लाल बांदा से थे। महिलाओं की घरेलू हिंसा और अन्य हिंसात्मक कार्रवाइयों से संबंधित थे और इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह जी थे, और यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित थी। झीनी झीनी बीनी चदरिया। ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत की व्यवस्था जाट समुदाय में पाई जाती है। हर्बर्ट रिसले 1901 यानी 1901 के अनुसार यूपी निवास क्षेत्र आर्यो द्रविडियन का है, यानी इन्होंने कहा कि जो आर्य द्रविडियन जो लोग हैं वो यूपी के निवास क्षेत्र में रहते हैं। और वर्तमान में यूपी के राज्य वित्त आयोग कौन से, आनंद मिश्र 5वें, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है लेटेस्ट वाले। ठीक है, लेटेस्ट वाले बताने हैं आपको। इसी तरीके से आपको यहाँ पे लोकायुक्त की बात करेंगे। अच्छा, ध्यान रखना कि आप देखो कि लोकपाल और लोकायुक्त का जो अधिनियम उसमें सामान्यतः कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन यूपी के लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है। और ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लगेगा आपको, लेकिन इसका उत्तर यही सही है, 8 वर्ष यूपी के लोकायुक्त का है। पहले लोकायुक्त थे यूपी के विशंबर दयाल, वर्तमान में कौन है ये आपको बताना है। और यूपी लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 में हमारे यहाँ पारित हुआ। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहला राज्य जिसने लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था उसका नाम था उड़ीसा 1971 में। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले लोकायुक्त का कार्यालय किसने खोला, ऑफिस किसने खोला, तो महाराष्ट्र हो जाएगा 1970 में। अधिनियम जो है कि उड़ीसा लेके आता सबसे पहले, यूपी में आपका 1975 में होता है। अब यहाँ पे ये जो विविध चैप्टर चल रहा है, इसके बाद हमारा जनसंख्या का चैप्टर आएगा, फिर आपका ये पूरा यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप लोग लगातार वीडियो मेरे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे देख लेते हैं इसी में।
यहाँ पर देखते हैं कि सर्वप्रथम 1907 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना के साथ ही यह यूपी की ही नहीं पूरे देश की पहली दुग्ध सहकारिता समिति का प्रादुर्भाव हो गया। कटरा सहकारी दुग्ध समिति यूपी में सबसे पहले खोली गई थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास कटरा। आज बहुत ही भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र हो गया, सिविल लाइंस कटरा वगैरह, जहाँ पे बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। वहां पे तो पैर रखने की जगह नहीं है दोस्तों कटरा में, तो वहां पर ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी और ये पूरे भारत की सबसे पहली थी। नेक्स्ट देखते हैं, गाजियाबाद में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया। जी हां, देश का सबसे पहला पुलिस संग्रहालय आपके गाजियाबाद में स्थापित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो कि रामपुर में स्थित है, लेजर तकनीक पर आधारित है और पहले नाम भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था, लेकिन अब इसका नाम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया। रामपुर मुरादाबाद के पास, जो बरेली और मुरादाबाद के बीच में रामपुर है, वहां पर, जहां से आपके आजम खां जी सांसद थे। जवाहर तारामंडल प्लेटिनेरियम जो इलाहाबाद से संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे तारामंडल है वहां पे। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। पूरे भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है जो मॉडर्ना नाम से फेमस है, मॉडर्ना रेल फैक्ट्री के नाम से। यूपी डेस्को यूपी सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। इसके बाद अगर आप देखोगे, प्रथम पॉलिस्टर रेसा फैक्ट्री, तो मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जो पॉलिस्टर रेसा होता है यानी कि पॉलीमर रेसा, ये बाराबंकी समय था, तो यहाँ पर पहली फैक्ट्री खोली गई थी 1987 में। पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक क्रमशः लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर में है। और अनुसंगी नगर प्लस, जैसे गाजियाबाद हो गया अनुसंगी नगर, और ये दिल्ली का अनुसंगी नगर है। कहने का मतलब हो गया जो दिल्ली के आपका जो एनसीआर रीजन में कुछ नगर आ जाते हैं उन्हीं को हम अनुसंगी नगर भी कहते हैं। यूपी के अंतर्गत यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, याद रखना ये इस अधिनियम को, इसको संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर इसे न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान की गई, क्योंकि 1973 से पहले, केशवानंद भारती केस से पहले जितने भी प्रावधान आपने नवी अनुसूची में डाल दिए थे, मुख्य रूप से लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, वहां पर उस पे कोई भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन 2007 में एक बहुत ही लैंडमार्क जो एक रिजल्ट आता है सुप्रीम कोर्ट के नाम से, जिसका नाम होता है क्या, याद है आप लोगों को 2007? उस रिजल्ट का नाम है वर्डिक्ट का IR कोयलहू, ठीक है, IR कोल्हो बाद। उसमें कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी प्रोविजन नवीं शेड्यूल में यानी 9th अनुसूची में डाले जाएंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा, लेकिन 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी प्रावधान पड़ चुके हैं उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और यही वजह है कि यूपी ने भी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी क्या किया, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जो जमींदारों की जो भूमि वगैरह थी उनको कब्जा किया और साथ ही साथ गरीबों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, सार्वजनिक उपयोग किया, उसका सड़कें वगैरह सारी चीजें स्टैब्लिश की। और इन चीजों में ऐसा कई बार हुआ कि जो जमींदार थे बड़े बड़े, वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे थे राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में था। ये तो 1978 में जब आपकी मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है तब इसको हटाया जाता है ना, लीगल राइट में कन्वर्ट किया जाता है। उससे पहले ये लोग चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में और इससे बचने के लिए ही 9 शेड्यूल में डाला जाता था। खैर आगे हम यहाँ पर और डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यूपी के संस्कृति विभाग के कार्यों में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक निधि का संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन और अभिलेखीकरण करना शामिल है। ये सभी चीजें। चौरसिया जो नृत्य, ये अभी इस बार भी देखिए पूछ लिया गया था, याद होगा आपको चौरसिया नृत्य किसमें पूछा गया था, आरओ एग्जाम्स में, जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ भारत कला भवन, ये वाराणसी BHU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा IIT दिल्ली द्वारा देश के 88 औद्योगिक क्षेत्रों के सर्वेक्षण के पश्चात यूपी के सिंगरौली को शीर्ष 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल किया गया, कि यूपी का जो सिंगरौली क्षेत्र है जहां पे सबसे अधिक जो है कि कोयले के द्वारा NTPC बिजली का उत्पादन करता है, वहां पे सबसे अधिक प्रदूषित शहर माना जाता है। यमुना नदी इटावा से होकर बहती है, बात सही है। श्री TV राजेश्वर राव यूपी के राज्यपाल रहे होंगे 2004 से 9, ये स्टेटमेंट मिलान करने के लिए आ गया था। रामपुर में अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। जून 2015 में भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ किया गया। कब? 2015 में स्मार्ट सिटी, और 100 स्मार्ट शहरों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें यूपी के भी लगभग 8 शहर शामिल थे। आगरा, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली शामिल थे। आप देखोगे कि वाराणसी को तो क्योटो शहर बनाने का दर्जा देने की बात हो रही थी, हालांकि बना नहीं बना वो अलग बात है, मैं इस पर डिपेंड नहीं करूंगा, इस पर कोई डिबेट नहीं होगी। नेक्स्ट और हमारा लास्ट चैप्टर है जनसंख्या और नगरीकरण। यहां से जो प्रश्न आते हैं बार बार आपको, वो काफी हद तक सही हो जाएंगे। जैसे क्षेत्रफल में अगर हम यूपी को देखते हैं तो 4th नंबर पे आता है। इससे पहले हमारा राजस्थान क्षेत्रफल में नंबर 1 पे आता है, 2nd नंबर पे हमारा यूपी आता है, 3rd नंबर पे हमारा महाराष्ट्र आता है, और यूपी हमारा 4th नंबर पे आता है, जिसका क्षेत्रफल
क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं जनसंख्या के मामले में दोस्तों, तो हमारा यूपी नंबर 1 पे आ जाता है, जिसमें लगभग ऑन एन एवरेज 25 करोड़ जनसंख्या है। कैसे पता चलेगा? हालांकि 2011 की जनगणना में तो 19 करोड़ कुछ जनसंख्या दिखाई गई थी, लेकिन अगर आप 2023 का बजट अगर आप पढ़ते हो तो उस बजट में जो हमारे सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री, उन्होंने स्पष्ट भाषा में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या के लिए हमारे द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया जो उनके कल्याण से संबंधित है। तो उसमें मेंशन किया गया 24 करोड़ जनसंख्या। तो यहां से आप सरकारी डाटा को भी उठा सकते हो। इसी तरीके से छोटे छोटे जो फैक्ट होते हैं ये आप जब पढ़ते हैं तो उनको कनेक्ट करना सीखिए, ताकि आपके मेंस आंसर राइटिंग में फैक्ट अलग से रटना ना पड़े, चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाए। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जो साक्षरता दर है 67.680 मतलब 68% है यूपी की। 2001 से 2011 तक में इसमें वृद्धि केवल 11.41% देखी गई, जबकि पुरुषों की साक्षरता 67 में कितनी 77.3 और महिलाओं की 57.2% है। आगे देखते हैं, यूपी में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों की वृद्धि दर के अनुरूप समंगति नहीं रही है, अर्थात जितनी ग्रोथ रेट पुरुषों में रही है एजुकेशन को लेके, उतनी आपके महिलाओं में साक्षरता दर नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक बाल विवाह हो जाना, कम उम्र में पढ़ाई छोड़ देना, कम उम्र में शादी कर देना, जिसके बाद शिक्षा जो है कि छूट जाती है उनकी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो हमारा जिला है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर यूपी का, 80.12% सबसे अधिक साक्षरता यहाँ पे। दूसरे नंबर पे आपका कानपुर नगर आता है 79.65, तीसरे नंबर पे आपका औरैया आता है 68.9 और फोर्थ नंबर पे आपका इटावा आता है। ये एजुकेशन आंकड़े है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है श्रावस्ती है दोस्तों, याद रखना 46.7, और इसको ओवरऑल में भी आप मान सकते हो, पुरुषों की साक्षरता भी सबसे कम और महिलाओं की भी साक्षरता सबसे कम, तो इसको तीनों कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% जनसंख्या यूपी में निवास करती है। प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व है, डेंसिटी है यूपी की 829, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 829 लोग रहते हैं। और यूपी का 2001 से 2011 के दौरान इस दशक में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि 20.23% हुई है और महिला साक्षरता 57.18% है। यह ऑलरेडी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। यूपी में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी कब? 1991 से 2001 के दौरान लगभग 25.85% की वृद्धि देखने को मिलती है 1991 से 2001 के दौरान, जबकि 2001 से 2011 के दौरान केवल हमें 20% देखने को मिली। अब 2011 से 2021 के दौरान कितनी रहेगी ये तो जब नया सेंसस डाटा आएगा तभी बात होगी, लेकिन अभी कोई भी सेंसस डाटा के बारे में कोई अपडेट नहीं है किसी को। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में पुरुष और महिला जो अनुपात है वो 912 है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 912 केवल महिलाएं हैं, ये हमारे यूपी का है। और उसमें भी सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो जौनपुर में है, कितना है 1024, यानी वहां पे 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं, 24 महिलाएं अतिरिक्त हैं वहां पे। आजमगढ़ की बात करेंगे तो 1019 और थर्ड नंबर पे देवरिया 1017, फिर प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये तीन ही जिले हैं जो 1000 से अधिक रखते हैं अपने पास लिंगानुपात। जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर जो कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड शहर है, सोचिए जहां पे कन्या भ्रूण हत्या बहुत कम होनी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा सबसे अधिक मिलनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन होने के बावजूद भी यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है, अर्थात महिलाओं की संख्या यहाँ पर कम है। हमीरपुर बागपत सेकंड नंबर पर, फिर कानपुर आता है। यूपी जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण एक विधेयक आया था 2021 में, प्रस्तुत किया गया था योगी सरकार जी के द्वारा, जिसमें एक प्रावधान यह भी था कि जिस भी परिवार के 2 या 2 से अधिक बच्चे हों, मतलब 2 बच्चों तक तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, 2 से अधिक संख्या होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। परंतु यह नियम जुड़वा बच्चों पे नहीं लगेगा। पता चला एक बच्चा आपका हो गया, फिर दूसरा बच्चा आपने किया, लेकिन वो हो गया जुड़वा, तो अब जुड़वे बच्चे का तो कोई केस नहीं बनता, तो उसको काउंट कर लिया जाएगा कि आपके 2 ही बच्चे हैं। लेकिन अगर 2 के बाद एक अलग से आपने बच्चा किया तो आपको सरकारी नौकरी के हकदार नहीं होंगे। बहुत सारी डिबेट आई थी, बहुत सारे इस पे विवाद हुए थे, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस जनसंख्या अधिनियम में जो प्रावधान रखे गए थे कि राज्य की प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है, यानी औसतन एक महिला जो अपने जीवन काल में 2.1 बच्चों को जन्म देती है उसे कम करके 1.9% तक लाना है। अच्छा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कौन कौन से जिले लिए गए इस समय? मुरादाबाद हो गया, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली,
झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। याद रखना कि दो तरीके के अलग अलग मिशन चलाए जा रहे हैं। एक होता है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, जिसमें 8 जिलों को लिया गया है। आकांक्षी जिले सामान्यतः बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, जैसे चंदौली आपका हो गया, बलरामपुर आपका हो गया, ऐसे जिलों को इसमें शामिल किया गया, चित्रकूट को शामिल किया गया। ये सब बहुत पिछड़े जिले हैं। लेकिन जब स्मार्ट सिटी वर्ड यूज किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी यानी ऑलरेडी वो सिटी इतनी डेवलप है कि थोड़ा सा अगर हम इसमें एफर्ट करते हैं, थोड़ा सा इनपुट करते हैं तो स्मार्ट बन जाएगी। तो जब भी ऑप्शन सेलेक्ट करने को आए तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा लेना कि कौन कौन से शहर स्मार्ट पहले से हैं, थोड़ा सा और उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो हम उसे चयन करेंगे। आप देख लो जितने भी ऑप्शन है ये सब बड़े बड़े शहरों के, महानगरों के, एक तरीके मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। ये कहीं से भी आपको पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं? नहीं। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की जो प्रोग्राम्स है वो अलग है और स्मार्ट सिटी अलग है। इसी तरीके से आपके राष्ट्रीय विरासत शहर विकास वृद्धि योजना, जिसको हृदय योजना के नाम से जानते हैं, 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, जिसमें 12 शहरों को शामिल किया गया और जिसमें यूपी के 2 शहर शामिल हैं, मथुरा और वाराणसी, क्योंकि ये आपके राष्ट्रीय विरासत को दिखाते हैं, यानी कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के मिलियन शहर कितने हैं? आगरा 1.75, प्रयागराज 1.22, मेरठ 1.42। फिर यूपी में 7-10 लाख की नगरीय संकुलन है जो 10 लाख से ऊपर है, जैसे कि कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2011 के अनुसार यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या कहाँ पे? प्रयागराज में, दूसरा उन्नाव में, तीसरा वाराणसी, चौथा हमीरपुर। कहने का सेंस क्या हो गया? इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या पूछ रहा है। तो यूपी में सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में इलाहाबाद में रहते हैं। फिर यूपी में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना? 48%। अर्थात यूपी में अगर 100% आबादी हम मान लेते हैं तो इसमें लगभग 48% किसकी आबादी है? महिलाओं की आबादी है। प्रयागराज यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। यूपी की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्रों में रहता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों के नाम अगर हम बात करें जहां पे सर्वाधिक डेंसिटी है तो गाजियाबाद हो गया, मतलब कम जगह में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, वाराणसी, फिर लखनऊ, भदोही, कानपुर नगर, ऐसे ऐसे शहर हैं। 2011 की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले महोबा, चित्रकूट। महोबा में तो ऑलरेडी 2.2 लाख किलो, बस इतनी जनसंख्या, लगभग 2 लाख के आसपास। फिर चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। 2011 के अनुसार यूपी के धार्मिक समुदायों में सर्वाधिक हिंदू, सेकंड मुसलमान और थर्ड नंबर पे सिख। ये जनगणना बताती है कि यूपी में सर्वाधिक हिंदुओं का निवास है, फिर मुसलमानों का, फिर उसका सिख का। लास्ट हमारा प्रश्न है, यूपी की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो ग्रामीण जनसंख्या तो 77.7% है और लगभग 22.3% के आसपास शहरी लोग रहते हैं, हमारे नगरीय लोग रहते हैं हमारे यूपी में। और सर्वाधिक जनजाति वाला जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? सोनभद्र हमारा सर्वाधिक जनजाति क्षेत्र है, फिर ललितपुर हो गया, फिर देवरिया हो गया हमारा। तो इस तरीके सर्वाधिक जनजाति क्षेत्र कौन सा है? सोनभद्र वाला हो गया, फिर सेकंड नंबर पे ललितपुर। तो यहां तक आप देखोगे कि इन टोटल 4 लेक्चर में हमने यूपी से स्पेशल जो घटना चक्र पूर्वालोकन आती है आपकी वॉल्यूम 8 वॉल्यूम में एक आती है, इसको हमने हैंड रिटन नोट्स में टोटल लगभग 29 पेजेस में 28-29 पेजेस में इसको कंप्लीट कर दिया। और यहाँ से लगभग सभी चैप्टर्स हमने इंक्लूड कर दिए हैं, जहाँ पे आप इसको रिवीजन करते हैं तो आपको बार बार अलग से कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूपी के लिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्टली फंस जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप 8527594636 पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही नंबर आपको वीडियो के नीचे भी दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।